हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी साथी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दें कि उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम हुए उन सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें, और अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की वीडियो जब भी अपलोड करेंगे हम तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसलिए कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दोनों नदियों के बीच संवाद है। ऑप्शन ए चिनाब और रावी, ऑप्शन बी सतलज और चिनाब, ऑप्शन सी ब्यास और झेलम, ऑप्शन डी ब्यास और सतलज। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी, व्यास और सतलज। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो आपका सही होगा ऑप्शन डी, ब्यास और झेलम। और ये जो ब्यास और झेलम है ये आपकी कहाँ पर हैं? तो ये आपके उत्तरी भारत में बहती हैं। उत्तरी भारत में ये बहती हैं। कहाँ बहती हैं? ये उत्तरी भारत में बहती है। जो आपकी ये सतलज है ये आपकी निकलती है मानसरोवर झील तिब्बत से। और आपकी जो ब्यास है, कौन सी? ब्यास नदी, ये आपकी निकलती है ब्यास कुंड से। कहाँ से? ब्यास कुंड से। और ये जो नदियाँ हैं ये आपकी उत्तर भारत की नदियाँ हैं, जो आपकी जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब और ये जम्मू कश्मीर यहाँ पर ये बहती हैं, जिनमें आपकी जैसे चिनाब, रावी, झेलम, उसके बाद सिंधु। ये आपकी नदियाँ उत्तर भारत की नदियाँ हैं, जिसमें आपकी सबसे पहले ब्यास, उसके अलावा सतलज, उसके अलावा आपकी चिनाब, उसके अलावा रावी, उसके अलावा आपकी झेलम और सिंधु। ये उत्तर भारत की मुख्य नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभाव शक्ति चितापावन ब्राह्मणों के एक परिवार की पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकार को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी नासिक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, पुणे या पूना। ये जो पुणे और पूना ये किस राज्य में? तो ये महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। क्या है? मुंबई है। क्या है? यानी भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है वो क्या है? मुंबई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विजेता, ऑप्शन बी महान आत्मा, ऑप्शन सी भगवान या ऑप्शन डी अहिंसक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए विजेता। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ होता है? तो विजेता अर्थ होता है। और महावीर स्वामी यानी कौन से नंबर के जैन तीर्थकर थे? यानी महावीर स्वामी जो जैन तीर्थकर थे वो कौन से नंबर के थे? कितने नंबर के? 24वें नंबर के तीर्थकर थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के जैसे जानने के बाद दो उसमें विभाजित हो गया था। उनके क्या नाम थे? श्वेतांबर और दिगंबर। क्या? दिगंबर। यानी जो जैन धर्म है वो कितने यानी भागों में विभाजित हो गया? 2 में। श्वेतांबर के थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र।
और आपके दिगंबर के कौन थे? तो भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु। यानी जो जैन धर्म था वो दो यानी उसमें विभाजित हो गया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो आपके श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के स्थूलभद्र और दिगंबर के कौन थे? तो वो आपके भद्रबाहु। और आपके यानी जो महावीर स्वामी थे वो कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के यानी तीर्थकर थे। और पहले नंबर के कौन थे? पहले नंबर पर थे आपके ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। ये पहले नंबर के तीर्थकर थे जैन धर्म में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। इनमें से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी स्वर्णगिरी, ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। क्या सही होगा? इंद्रप्रस्थ यानी क्या नहीं थे? यानी इंद्रप्रस्थ प्रांतीय केंद्र नहीं था। कौन कौन से थे? तक्षशिला, उज्जैनी और स्वर्णगिरी। ये क्या थे? ये आपके प्रांतीय केंद्र थे। अब जैसे अशोक, तो अशोक जो था वो किस वंश का शासक था? तो ये आपका था मौर्य वंश का। किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था अशोक। और उसके अलावा अशोक के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार था अशोक के पिता का नाम। और अशोक के यानी जो बिंदुसार के भी पिता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यानी किसके पिता का नाम था? तो ये था बिंदुसार के। और अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय में चाणक्य, कौन? चाणक्य यानी इनके यानी समय में ही थे, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से ही जाना जाता है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो यानी घनानंद को हराकर, जो नंद वंश के शासक थे, घनानंद को हराकर क्या किया था? इन्होंने अपना यानी राज्याभिषेक किया था और ये राजा बने थे चंद्रगुप्त मौर्य। किसको हराकर? घनानंद को। घनानंद किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का शासक था घनानंद। और इसी को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। और इन्हीं के शासन काल में अशोक यानी एक बहुत ही सम्राट राजा हुए। और जो मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो अंतिम शासक थे बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ अंतिम शासक थे। किसके? तो ये आपके मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो बृहद्रथ थे। और जैसे सबसे पहले जो राजा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और अशोक से ही एक बहुत बड़ा युद्ध कलिंग युद्ध यानी अशोक से ही जुड़ा हुआ है, जो यानी अशोक के जीवन को यानी पूरी तरह बदलने वाला युद्ध था। और ये कलिंग किस जगह है अभी? तो उड़ीसा में। किस जगह? उड़ीसा में है। ये आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हमने यानी प्रश्न के साथ बता दिए। जब भी आपके इस तरह के ये प्रश्न उस एग्जाम पूछे जाएं, आप तुरंत यानी उसका आंसर सही देंगे, क्योंकि आपसे एक प्रश्न से और भी प्रश्न जो बन सकते वो सभी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं और आप आसानी से अपने प्रश्नों के आंसर दे पाए। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। ऑप्शन ए आमेर, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी आगरा। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है आपका यानी ऑप्शन डी आगरा। 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। और ये यानी कहाँ पर? यानी आगरा में। कहाँ पर दी गई? आगरा में। और जो आपकी यानी जो आगरा है ये किस किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आपका पंचीपेठा, उसके अलावा ताजमहल। और जो आगरा है इसकी स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी
ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। और ये जो सिकंदर लोदी था ये किस वंश का था? लोदी वंश का। किस वंश का था? लोदी वंश का था। और लोदी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। और इसका जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी, जिसे यानी किसने हराया था? बाबर ने। किसने? बाबर ने हराया था। कब? 1526 में। 1526 में पानीपत के युद्ध में किसे हराया था? यानी बाबर ने इब्राहिम लोदी को। आपके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न हम आपको लगातार बताते रहेंगे, जिससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। अब जैसे ये आगरा है, तो आगरा की यानी स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ये किस वंश का था? लोदी वंश का। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। और बहलोल लोदी का जो अंतिम यानी आपका जो लोदी वंश का अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी, जिसे किसने हराया था? बाबर ने। कब? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि वह संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे? इस पर काम किया जाए। ऑप्शन ए अब्दुल निस्तार, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सोमनाथ लाहिड़ी, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी सोमनाथ लाहिड़ी। क्या सही होगा? यानी सोमनाथ लाहिड़ी ही चाहते थे। और जो आपका ये प्रश्न है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपके यानी एग्जाम में पूछे जाने की भी संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी दल का गठन किया था? ऑप्शन ए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन बी द इंडियन लीग, ऑप्शन सी द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ऑप्शन डी स्वराज पार्टी। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी स्वराज पार्टी की। किसकी स्थापना की थी? आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और कब की थी? 1923 में की थी। कब? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। थिरुई शिरोय कुमुदुनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय लिली है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए मणिपुर। कहाँ पर? मणिपुर में ये पाई जाती है। और आपको बता दें मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल है। क्या है? इम्फाल है। और उसके अलावा त्रिपुरा की क्या है? अगरतला है। अगरतला है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल की क्या है? तो कोलकाता है। उसके अलावा आपकी असम की क्या है? तो दिसपुर है। क्या है? दिसपुर है। और आपका जो मणिपुर है और किसके लिए? लोकटक झील के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोकटक झील के लिए प्रसिद्ध है। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। उसके अलावा लोकटक झील में और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो तैरता हुआ पार्क है। किस तरह का पार्क है? तैरता हुआ पार्क है। और इसी के लिए मणिपुर प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोकटक झील, केबुल लामजाओ पार्क जो तैरता हुआ पार्क है। और इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी लाहौर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था। और कलकत्ता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका यानी सबसे बड़ा यानी हावड़ा ब्रिज। क्या चीज? हावड़ा ब्रिज है। और पश्चिम बंगाल की
पश्चिम बंगाल की क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है क्या, आपका कलकत्ता। और ये जो आपका क्या कहते हैं नागपुर है, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और आपका बॉम्बे भी महाराष्ट्र में। और आपका ये लाहौर, जो लाहौर है वो आपका पाकिस्तान में, कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी हकीम अजमल खान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी सही होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतकार का संस्थापक कहा जाता है। और जिसे खुदाई खिदमतकार को और किस नाम से जाना जाता है, लाल कुर्ती संगठन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय में स्थित था। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी आपका सैन फ्रांसिस्को में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर था, सैन फ्रांसिस्को में। यानी किसका मुख्यालय था, जो 1913 में गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था, तो आपका सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पुर्तगालियों द्वारा निम्नलिखित में से बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पांडिचेरी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, तो पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। और राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत कहाँ पर है, तो आपका राजस्थान में। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। क्या है, गुरु शिखर। उसके अलावा आपका क्या है और है, यानी पिंक सिटी, पिंक सिटी ये कहाँ पर है, तो आपकी जयपुर में है, यानी जिसे जयपुर को ही बोला जाता है पिंक सिटी। उसके अलावा आपका और क्या है, तो आपका यानी जो आपका राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान से आपका पिंक सिटी है। उसके अलावा आपका यानी उदयपुर है। क्या है, उदयपुर, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लू सिटी के नाम से, ब्लू सिटी। तो ये कुछ यानी आपके राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण जगह और यानी शहर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है। ऑप्शन ए शीतोष्ण चक्रवात, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी वर्षात मानसून, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिमी वर्षा ऋतु, या ऑप्शन डी स्थानीय वायु परिसंचरण। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु या मानसून। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है, तो उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु या मानसून, जो आपकी कब होती है, जनवरी में। कब, जनवरी में ये वर्षा होती है। दिसंबर और जनवरी में मतलब ज़्यादा होती है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, राजस्थान के जालौर जिले के किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है। ऑप्शन ए काला ग्रेनाइट, ऑप्शन बी राखी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी मैरी गोल्ड ग्रेनाइट। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा,
इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, रोजी पिंक यानी गुलाबी ग्रेनाइट राजस्थान के जालौर जिले में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? ऑप्शन ए आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति, ऑप्शन बी विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। कौन देती है? आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को मंजूरी देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा का उपाय है? ऑप्शन ए जिसका उद्देश्य आपका उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है। ऑप्शन ए वेतन भुगतान संशोधन अधिनियम 2017, ऑप्शन बी भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, ऑप्शन सी नागरिकता अधिनियम, ऑप्शन डी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम राइट टू वर्क की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से कृषि क्षेत्र में किसके लिए है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पादन, ऑप्शन बी बागवानी, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन डी आलू उत्पादन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी बागवानी। किसके लिए? यानी बागवानी के लिए स्वर्ण क्रांति यानी किसके लिए? तो बागवानी के लिए यानी जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए 3 महीने के लिए, ऑप्शन बी 6 महीने के लिए, ऑप्शन सी 9 महीने के लिए, ऑप्शन डी 12 महीने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी 6 महीने के लिए। किसी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 3 महीने के लिए नियुक्त 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, बीमा विनियामक एवं विकास बोर्ड प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी हैदराबाद में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय बीमा विनियामक बोर्ड का? तो हैदराबाद में यानी आपका स्थित है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। और हैदराबाद है कहाँ पर? तो ये आपका तेलंगाना में, क्योंकि अब यानी जो आपका जैसे चेंजमेंट हुआ है तो ये आपका कहाँ पर है? तो आपका तेलंगाना में हैदराबाद है। और तेलंगाना की क्या है? तो आपकी राजधानी तेलंगाना की हैदराबाद ही है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार मिलते रहेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न ही आपके यूपी पैट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप यानी लगातार जुड़े रहिए और ये लगातार प्रश्नों को करते रहिए, क्योंकि आपको यदि स्कोर अच्छा करना है। और आपको बता दें कि इस बार UPSSC पैट से यानी वैकेंसी जरूर आएगी, क्योंकि लेखपाल की भी नहीं बहुत दिन से आई है, ना ही वीडियो की आई है, ना ही आपकी और भी जो वैकेंसी लोअर PCS वगैरह वो भी नहीं आई हैं। तो आपके लिए इस बार वैकेंसी आने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आप मतलब इस यानी जो आपके वैकेंसी आएंगे उसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। एक आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा इस बार, तभी आप अपना यानी अगले जो प्रोसेस होगी उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अपने इस परिवार में अभ्यर्थी जुड़ पाएँ, जिससे आपको अपनी कंपटीशन का पता चल सके। क्योंकि आप जब भी इन प्रश्नों के उत्तर देंगे और अन्य भी विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको इससे ये पता चलेगा कि आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं और वो कितने कर पा रहे हैं। क्योंकि यदि आप कम कर पा रहे हैं तो आपकी मेहनत और करनी पड़ेगी।
तो इसलिए यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़रूर यानी आप यानी लगातार मेहनत करें, जिससे आपका यानी आराम से अगले ये जो प्रोसेस होगी उसमें सिलेक्शन हो पाए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।